So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to continue from surcharge. ठीक है, तो इससे पहले हमने 1.5 तक के टॉपिक्स थे सारे देख लिए थे। अब हम सरचार्ज वाला टॉपिक देखेंगे और जो भी क्वेश्चन है इसके आगे जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, मार्जिनल रिलीफ है उसके भी क्वेश्चन है, टेस्ट या नॉलेज में क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब देखो, सरचार्ज और सेस डिफरेंट है दोनों में, राइट। सरचार्ज के बाद सेस लगता है, ठीक है, सेस सबसे एंड में लगता है। पहला, इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP इनकम टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, तो वो इंक्रीज जो इनकम टैक्स जो भी आप कंप्यूट करते हो ना, इनकम टैक्स जो भी कंप्यूट करते हो वो टैक्स सरचार्ज से इंक्रीज हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि जब टोटल इनकम, राइट, जब टोटल इनकम इंक्लूडिंग टोटल इनकम में डिविडेंड और जो भी कैपिटल गेन होता है, राइट, कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स जो 111A और 112A में है, वो 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ या उससे कम तो 10% है। अब जैसे कि STCG अपना 111A 25 लाख, LTCG 112A 20 लाख है और डिविडेंड 5 लाख है। तो अब ये देखो 50 लाख से ज़्यादा है क्या, अदर इनकम आपकी 35 लाख है, तो ऐसे केस में लग जाएगा ना, क्योंकि 35-20, राइट। देखो ये 35-20 तो 55, 65, 75, 80, 85 तो 85 लाख हो गया। अब जब टोटल इनकम आपका 85 लाख हो गया है, 50 लाख से तो ज़्यादा ही है, तो ऐसे केस में 10% लग जाएगा। अब ये 10% इनकम टैक्स पे लगेगा, 10% ऑन इनकम टैक्स। तो जो भी आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करोगे उस पर आप 10% लगा देना। फिर जब टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, अब देखो टोटल इनकम जो डिविडेंड कैपिटल गेन है वो एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ से, पर वो 2 करोड़ तक है, 1 करोड़ से ज़्यादा और 2 करोड़ तक, तो वो 15% हो जाता है। और यही जब 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है और 5 करोड़ तक है तो 25%। और जब आपका 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे केस में 37%। तो क्या है, 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ तक, 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक, और 5 करोड़ से ज़्यादा 10%, 15, 20 और 25 नहीं है, डायरेक्ट 37। अब इसमें एक पॉइंट है, वो भी आपको समझना ज़रूरी है कि हमने 10%, 15% ये तो हमने समझा, बढ़िया, पर जब 25% की बात आती है ना, तो अभी तक हमने इंक्लूडिंग देखा, इंक्लूडिंग डिविडेंड और कैपिटल गेन, इंक्लूडिंग डिविडेंड और कैपिटल गेन इधर आ जाता है। जब 15% से रेट ज़्यादा हुआ तो इधर एक्सक्लूडिंग आ गया। अब क्या है, उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया और बोला कि एक्सक्लूड करके अगर 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ तक है तो 25% है। तो जब एक्सक्लूड कर दिया तो फिर डिविडेंड और कैपिटल गेन पे क्या रहेगा, उधर 15% ही लगेगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि डिविडेंड और कैपिटल गेन में मैक्सिमम 15% ही। जैसे देखो, डिविडेंड 50 लाख है, STCG 60 है और LTCG 55 है, अदर इनकम 2.5 करोड़ है। अब ऐसे केस में अदर इनकम 2.5 करोड़ है तो 2 करोड़ से ज़्यादा 25 तो लग जाएगा, राइट। पर डिविडेंड STCG LTCG इधर 15% लगेगा। तो देखो 15% है डिविडेंड STCG और LTCG में, राइट, और जो 25% है वो पर्टिकुलर 2.5 करोड़ पे लग जाएगा, राइट। यही सिचुएशन इधर भी आएगी जब सरचार्ज 37% हो जाएगा, तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिविडेंड STCG LTCG इधर 15% से ज़्यादा नहीं है, राइट। तो इधर भी देखो, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गया है अदर इनकम, तो इधर तो आपको लग जाएगा 37%, बाकी डिविडेंड STCG LTCG इधर 15%। कायदे से इधर सब खत्म हो जाना चाहिए, पर इन्होंने एक नई सिचुएशन लेकर आए हैं कि जब टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स एक्सीड 2 करोड़ बट इन केसेस नॉट कवर्ड अंडर 3 और 4 अबव। सबसे पहले 3 और 4, राइट। ये बोल रहे हैं कि टोटल इनकम इंक्लूड डिविडेंड कैपिटल गेन वो 2 करोड़ से ज़्यादा है। देखो 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ तक है, 1 करोड़ से ज़्यादा और 50 लाख से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक, तो इधर है अपना 10%। 1 करोड़ से ज़्यादा और 2 करोड़ तक है, ये 15% है। और इनफैक्ट हमने ये देखा कि 2 करोड़ से ज़्यादा पे 25% है। ये बोल रहे हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा तो भी 15% लग जाएगा। ये बोल रहे हैं टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स एक्सीड 2 करोड़ इन केस नॉट कवर्ड अंडर 3 और 4 अबव। देखो समझो, ये बोल रहे हैं कि टोटल इनकम जब इंक्लूड करें ना, देखो टोटल इनकम यूँ तो 2 करोड़ से कम है, राइट, पर जब इंक्लूड करें ना डिविडेंड और कैपिटल गेन ये सब, तो ऐसे केस में वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है। और इसका मतलब क्या है थर्ड वाले पोर्शन में, कि टोटल इनकम डिविडेंड और कैपिटल गेन को हटा के ही वो खुद ही 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो 25% लग जाएगा।
ठीक है। तो एक है अपनी टोटल इनकम, उसमें से हमने हटाया डिविडेंड और कैपिटल गेन, और जो हमारा अदर इनकम आई, अदर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25% लग जाएगा। अब अदर इनकम 2 करोड़ से कम है, पर ये जो डिविडेंड और कैपिटल गेन जोड़ देंगे ना तो फिर वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे केस में फिर 25% नहीं लगेगा, फिर 15% लगेगा। ये है पूरा सी। जैसे कि अदर इनकम है 1.2 करोड़, राइट, 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया, और ये सारे सबको जोड़ा तो ठीक है 15% लग जाएगा इन पर। मतलब हम सब इंक्लूड करके ही चल रहे हैं। देखो ना, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड कैपिटल गेन 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ तक 15% है, 2 करोड़ से ज़्यादा, अब देखो 2 करोड़ से ज़्यादा इंक्लूडिंग में की ही मैं बात करूँ तो अगर इंक्लूडिंग में 2 करोड़ से ज़्यादा तो भी 15% है। फिर बात आती है चलो एक्सक्लूड कर दो, अभी इंक्लूडिंग पढ़ लिया अपन ने, फिर एक्सक्लूड करा, क्या टोटल इनकम में से ही एक्सक्लूड करते हैं डिविडेंड और कैपिटल गेन। अब देखते हैं क्या वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, अभी तो इंक्लूडिंग की बात करें, फिर एक्सक्लूडिंग की बात करें, क्या वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, अच्छा वो 2 करोड़ से ज़्यादा है तो ऐसे केस में 25% करो, क्या वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, अच्छा 37% करो, और डिविडेंड और कैपिटल गेन को अलग से 15% से करो क्लासिफाई। अब जब सरचार्ज में इतना सारा चेंज है तो मार्जिनल रिलीफ में भी अच्छा खासा चेंज रहेगा। मार्जिनल रिलीफ इस तरीके से है कि जैसे कि भाई आपका स्लैब रेट में चल रहा है आपका टैक्सेशन, रिलीफ आपको तब मिलती है जब आपका टैक्स आपके इनकम से ज़्यादा हो जाए। जब इनकम में जो चेंज है और टैक्स में जो चेंज है, मैं चेंज की बात करूँ, मैं इनकम की बात नहीं करूँ, चेंज इन इनकम और चेंज इन टैक्स, अगर चेंज इन टैक्स आपका चेंज इन इनकम से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे केस में आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है। इसको मैं आपको इंस्टेंस से बताता हूँ। सबसे पहले क्या बोला है कि टैक्स सिस्टम तो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, इनकम बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता है, और बाकायदा स्लैब है तो सबकी प्रिस्क्राइब लिमिट है, सबकी डिफरेंट थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है। और ये भी हमको पता है कि जैसे कि एसएससी इंडिविजुअल है और एंड इस टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो सरचार्ज 10% लग जाएगा। अब यही अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा है और लेस देन 2 करोड़ है तो 15% है, और यही 2 करोड़ से ज़्यादा हो तो भी 15% है, राइट। तो क्या बोला है, इन केस ऑफ इवन ए स्मॉल इंक्रीज इन द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी बियॉन्ड थ्रेशोल्ड, आप एक थ्रेशोल्ड, जैसे कि ये जो 1 करोड़ है, जैसे कि ये 50 लाख है, ये जैसे कि 1 करोड़ है, ये जैसे 2 करोड़ है, ये सब थ्रेशोल्ड है ना। अब सपोज करो जिसके पास 49,90,000 है, राइट, उसको तो सरचार्ज नहीं लग रहा, पर अगर तू 11,000 ज़्यादा कमा लेगा तो तेरे को सरचार्ज लग जाएगा 10% से। मेरी इनकम कितनी कमी मैंने ज़्यादा, सिर्फ 11,000, पर सरचार्ज लग गया मेरे को ज़बरदस्ती का, राइट। तो इधर फिर मेरे को देखना है क्या मेरी इनकम में कितना चेंज हुआ, मेरी टैक्स में कितना चेंज हुआ, राइट। जैसे 49,99,999 कोई नहीं लग रहा, 1-2 रुपये आपने ज़्यादा हो गया तो आपको सरचार्ज लग जाएगा। तो ऐसे ही हम ये देखने वाले हैं कि आप जरा सा ही आगे हो, थ्रेशोल्ड लिमिट में आप जरा सा ही आगे हो, पर आपको ज़बरदस्ती इतना टैक्स बियर करना पड़ रहा है। तो ऐसे कैसे जो एक्स्ट्रा टैक्स है ना, वो जो इनकम के ऊपर पे जो टैक्स आ रहा है, राइट, जैसे इनकम 2 रुपये बढ़ी, टैक्स 20 रुपये बढ़ गया, तो जो 18 है ना वो मार्जिनल रिलीफ है। वो भी अपन क्वेश्चन देखते हैं उसके। देखो ये इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन अपन देखते हैं। अब कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राजा, जिसकी टोटल इनकम ये है इतनी, तो राजा की टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, 42 ईयर्स के हैं, टोटल इनकम इसकी 51.5 लाख है। एज्यूम करो उनकी टोटल इनकम में सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, सेविंग बैंक अकाउंट है, और ये भी समझ लो कि उन्होंने कोई अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम नहीं लिया। तो मुझे क्या करना, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी जो भी है, मुझे ये पता है कि 51.5 लाख इनकी इनकम है, चलो इस पर एक बार टैक्स निकाल लेते हैं। तो पहले 2.5 लाख पे तो 5%, पहले 2.5 लाख पे तो कुछ नहीं है, पर फिर उसके बाद अगले 2.5 लाख पे तो 5% है। चलो 2.5 लाख पे अपन ने 5% किया, ये 12,500 आया, फिर अगले 5 लाख पे 1 लाख आ जाएगा 20% के हिसाब से, राइट। तो एक तरीके से ये पूरे 10 लाख का सीन हो गया। फिर 41,50,000 पे 30% कर लो, 12,45,000, उसमें 1,12,500 ऐड कर लो तो 13,57,500 आ गया, ठीक है। ये तो टैक्स है। आपकी टोटल इनकम कितनी, 51.5। अब देखो टोटल इनकम आपकी 51.5 है, तो सरचार्ज भी लग जाएगा, राइट। अब सरचार्ज लगेगा तो जोड़ो 10%, तो 10% जो है पर्टिकुलर सरचार्ज जोड़ा। देखो तो 1493,250 ये आपका हो गया। अब यही टैक्स एक बार आप 50 लाख पे निकालो, तो आप तो 50 लाख पे तो निकाला ही था ना, टैक्स निकालो उस पर। पहले 10 लाख पे तो 1,12,500 हो जाएगा, और 40 लाख पे 30%, और फिर 1,12,500, राइट। तो एक तरीके से 1312500 हो गया। तो देखो एक हो गया 1312500 और एक हो गया 1493250। चेंज इन टैक्स कितना हुआ आपका, ये हुआ आपका
1,80,750, राइट। और इनकम में कितना चेंज हुआ, 1.5 लाख का। 50 लाख पे जो इनकम है, 50 लाख की इनकम पे जो टैक्स है वो 13,12,500 है। और यही रही बात इसकी अपने जब इसे 51.5 लाख है तब 14,93,250 है। तो ऐसे केस में जो आपका इंक्रीज इन टैक्स है वो 1,80,750 है, पर इंक्रीज इन टोटल इनकम वो 1,50,000 ही है। इनकम 1.5 लाख से बढ़ी, टैक्स इतने से बढ़ गया। तो ऐसे केस में आप जो है, जो एक्सेस है, जो 30,750 जो एक्सेस टैक्स है वो आप रिलीफ मिल जाएगा उसको, उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो मार्जिनल रिलीफ में एक बार याद रखना कि आपने सरचार्ज वर्चार्ज जोड़ दिया ना भाई, आपको सेस वेस नहीं जोड़ने का, सेस एकदम एंड में जुड़ेगा। अब आपको ये रिलीफ मिला 30,750 का, 30,750 का जैसे आपको रिलीफ मिला, मतलब आपका टैक्स कितना हो गया कि आपका 14,93,250 था, उसमें 30,750 का आपको रिलीफ हो गया, तो 14,62,500 आपका आ गया टैक्स। और फिर जोड़ो आप 4% के हिसाब से सेस जोड़ दो, 50,21,000 ये हो गया हमारा। तो समझे आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखो ये 50,21,000 है, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। आप अपने साथ स्टडी मटेरियल ओपन रखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखो सरचार्ज तक हमको जाना है, सेस नहीं लेना। चलो अगला, कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर आकाश, 55 साल के वो, उनकी टोटल इनकम 102 लाख है और उनकी टोटल इनकम में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, एफडी की इनकम है। और एज्यूम करो कि कोई जो है 15 BAC उन्होंने नहीं लिया। तो पहले तो 102 लाख पे आप जो है पर्टिकुलर टैक्स निकाल लो। अब इसका सरचार्ज भी आ जाएगा 15% का, तो ले लो वो भी आप। तो पहले 10 लाख पे 1,12,500, राइट। और 102 लाख है तो फिर 92 लाख आ जाता है। 92 लाख पे 30% आ गया आपका 27,60,000। तो 27,60,000 और 1,12,500 या 28,72,500। ऑब्वियसली बात है कि आप 15% उसमें जोड़ोगे सरचार्ज, तो आपका 330,3375 आ गया आपका, राइट। अब ऐसा करो कि आप 100 लाख पे एक बार निकालो। अब 100 लाख पे निकालोगे तो ये याद रखना कि 50 लाख से तो ज़्यादा ही है ना, तो ऐसे केस में आप 10% सरचार्ज तो लेना ही लेना। तो ऐसे केस में पहले तो आपका 1,12,500 पहले 10 लाख पे, फिर जो 90 लाख आएगा उसका आप 30% करो 27 लाख और 1,12,500, फिर आप 10% कर दो, यह है आपका 3093750, यह है हमारा। तो देखो चेंज इन टैक्स कितना हुआ, 330,3375 माइनस 3093750, या 209625, राइट। तो देखो 2 लाख का इनकम हुआ आपका एक्सीडिंग, पर जो टैक्स बढ़ा है वो 209625 हो गया। तो ऐसे केस में 9625 आपका जो है रिलीफ है, राइट। तो जो भी आपका टैक्स आ रहा था कितना आ रहा था 330,3375, उसमें से आपने 9625 माइनस किया, तो ऐसे केस में 3293 वन सेकेंड, हाँ, तो 3293,750 आपका आया। अब आप इसमें से ऐड कर दो 4% के हिसाब से, तो 34,25,500 आपका पर्टिकुलर टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है अपना इलस्ट्रेशन 4 कि हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करें। दीपक जो 57 साल का है, टोटल इनकम 2,02,000 है, सॉरी 202 लाख है, और टोटल इनकम में ये सारी इनकम है और ऑप्ट नहीं करा है, राइट। अब देखो भाई 202 लाख है, तो पहले 10 लाख पे तो 1,12,500, फिर 192 लाख 192 लाख पे आपने कितना कर लिया 30% कर लिया, तो यहाँ पे आपका 57,60,000, राइट। और कितना हुआ ये 1,12,500 प्लस 57,60,000, ये आपका है टोटल। और इसमें जो है आपने बाकायदा कितना परसेंट ऐड होगा, टोटल इनकम है 2 लाख से 2 करोड़ से ज़्यादा है, और इसमें तो ये अपना डिविडेंड और कैपिटल गेन कुछ भी नहीं है, तो एक्सक्लूडिंग हो गया, और 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ तक है 25%, राइट। तो 58,75,000 में आप 25% जोड़ो तो कितना है 7340,625। एक बार देख लो क्या वही आया 7340,625, राइट, 7340,625 आया। तो ये तुम्हारा हो गया कैलकुलेट। अब जो आपका 200 लाख पे आप निकालो, 200 लाख पे तो पहले 10 लाख पे तो 1,12,500, फिर आता है 190 लाख, 190 लाख का 30% प्लस 1,12,500, यह है आपका 581,2500, 581,2500, राइट।
अब आप इधर लोगे 15%, तो 5812,500 प्लस 15% करो आप, तो 6684375। तो आपका चेंज कितना हुआ? -7340625। आपका जो चेंज है वो है 6,56,250, 6,56,250। और आपकी जो इनकम है वो इनकम में 2 लाख का चेंज हुआ। तो ऐसे केस में जो 4,56,250 ये आपका एक्सेस टैक्स है, तो इसका आपको रिलीफ मिल जाएगा। सो क्या समझे हम कि जो 73,40,625 का जो हमारा टैक्स लग रहा है उसमें 4,56,250 का हमको रिलीफ मिल गया, तो 6884375 हमारा ये जो पर्टिकुलर आया। बस अब क्या करना है, इसमें आपको 4% सेस जोड़ना है, तो 7159,750 इस तरीके से आपका जो है टैक्स लायबिलिटी टोटल आती है। चलो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी ऑफ राजेश, 57 साल का है वो। 1 सेकेंड, हाँ, टोटल इनकम है इसकी 502 लाख, राइट। ठीक है, बाकी सब ये इनकम है वो 115 BAC नॉट ऑप्टेड 115 BAC। ओके, तो टोटल इनकम में एक्सक्लूडिंग है डिविडेंड और कैपिटल गेन, 237% सरचार्ज है। चलो 502 लाख में पहले 10 लाख तो 1,12,500 हो गया, और 492 लैक्स में पर्टिकुलर कितना हो गया 30%, तो 147,60,000, 147.6 लाख हो गया, तो 148,72,500। 1 सेकेंड वापस से कैलकुलेट करते हैं, तो 1,12,500 और जो है 502 लाख है ना, तो 492 लैक्स, उस पर आप कर लो 30%, और 1,12,500, 148,72,500, राइट। अब इसमें आप जो है 37% ऐड कर दो, राइट, तो आपका आएगा 20375325, यही आपका आया 20375325, राइट। अब यही अब 500 लाख मानो, 5 करोड़ मानो, 500 लाख में पहले 10 लाख में तो 1,12,500, फिर 490 लाख जो है उस पर आप 30% करो प्लस 1,12,500, तो 14,81,000 जो भी है 148,125,000 आया। इसमें आप कितना 25% सरचार्ज जोड़ोगे, राइट। तो इधर आपका जो आया वो है 18515625, तो चेंज इन टैक्स कितना है 20375325 माइनस 18515625, ये आया, तो कितना है 1859700, ठीक है, ये आपका चेंज आया। और आपकी इनकम में कितना चेंज है 2 लाख का, राइट। तो देखो 18,59,700 माइनस 2 लाख करो तो 16,59,700, 16,59,700 ये आपकी रिलीफ है, राइट। तो ले देकर आपका टैक्स कितना लग रहा था पहले 20375325, आपको रिलीफ मिल गया 16,59,700 का। ये आपको जो पर्टिकुलर आया टैक्स उसमें आप 4% जोड़ दो, राइट, 4% जोड़ो तो 194,64,250 इस तरीके से आपकी टैक्स लायबिलिटी आई, और इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी ओवर होता है। चलो सी, फर्म LLP LA कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा, इधर 50 लाख वाला सीन नहीं है, 1 करोड़ से ज़्यादा हो 12% का सरचार्ज। और इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वो 115 BAD ऑप्ट कर रहे हैं, राइट, जैसे कि हमारा इंडिविजुअल वाला था, तो इनकम टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब पैरा जो भी है, सेक्शन 111A 112 112 115 BAC, सब कैसे भी आप करो इस तरीके से सरचार्ज होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ इस तरीके से है कि अगर आपकी इनकम जो है, अगर आपने 115 BAD ऑप्ट करा है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो है ऑप्शन 115 BAD का, तो सरचार्ज 10% लगेगा। और इधर अगर आपको पता हो तो सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपने 115 BAD देखा है तो 22% का तो टैक्स रेट है और 10% का सरचार्ज है, तो इधर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ये तो लग ही रहा है, राइट। फिर आधी बात डोमेस्टिक कंपनी की, तो डोमेस्टिक कंपनी में जैसे कि अब देखो उधर भी जैसे कि 115 BAA और BAB है, तो यू तो टैक्स 25 और 40% है, पर यू 15% और 22% हो जाएगा अपना अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम में। अब उधर ये बोला है कि सरचार्ज 10% का लेविएबल होगा ऑन द इनकम टैक्स कंप्यूटर ऑन टोटल इनकम, अगर वो 115 BAA BAB ऑप्ट कर रहे हैं। सिंस देयर इज़ कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है तो कोई मार्जिनल रिलीफ भी इधर नहीं है। पर हाँ, अगर आपने वो 115 BAA BAB अगर आपने ऑप्ट नहीं करा और डोमेस्टिक कंपनी है,
डोमेस्टिक कंपनी वो जिस पे 40% का 25% और 40% वाला जो सीन है, जिसका 1920 प्रीवियस ईयर में अपन टर्नओवर देखेंगे 400 करोड़ तक का, तो उधर 25% है, राइट। उस वाली कंपनी में अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से बढ़ जाता है, वो 10 करोड़ तक है तो 7, तो 2, 5, 7, 12 जो था, ठीक है, 7% है, राइट। और 10 करोड़ से ऊपर हो जाता है, राइट, तो 12% हो जाएगा। तो डोमेस्टिक कंपनी में तो 1920 का वाला टर्नओवर देखो या अदर केस जो भी है, उधर आप 1 करोड़ और 10 करोड़ है, राइट। अब देखो इधर पूरा इलस्ट्रेशन 6 है और इलस्ट्रेशन 7 है। बोल रहे कि मार्जिनल रिलीफ निकालो कि ये डोमेस्टिक कंपनी है, प्रीवियस या 1920 में 402 करोड़ है, मतलब 30% लग जाएगा, और टोटल इनकम है 101 लाख, राइट। तो पहले तो 101 लाख है ना, उस पर 30% कर दो, क्या है 30 लाख, 30.3 लाख है। और ऐसा नहीं भाई, अगर 101 लाख है तो 30.3 लाख है, प्लस 4% कर दो। प्लस 4% क्या करना है, 30.3 लाख है ना, प्लस करो आप 7%, राइट, प्लस 7% करोगे तो 30.3 लाख है, प्लस 7% करो 32.421, मतलब कि 32,42,100 आपका ये आया। फिर आपका था 100 लाख, और 100 लाख पे तो कुछ नहीं है, राइट। 100 लाख पे तो डायरेक्ट 30% है, 30 लाख हो जाएगा, तो 2,42,100। तो आपका जो इनकम है वो इनकम आपका 1 लाख से बढ़ा, वो जो आपका टैक्स है वो 2,42,100 से बढ़ा, तो जो आपका एक्सेस है टैक्स 1,42,100 वो आपका माइनस हो जाएगा। तो ऐसे केस में 32,42,100 माइनस 1,42,100 ये हमने किया तो 31 लाख हमारा आया, और उसमें बाकायदा 4% जोड़ के हमारा पर्टिकुलर टैक्स आ गया। अब वही अगर 10 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो 12% हो जाएगा, राइट। कि एज्यूमिंग टोटल इनकम जो है 10,01,000 है। अब 10,01,000 है, 10 लाख सॉरी 100 लाख 1,000, अच्छा ओके, 10 करोड़ 1 लाख है, 10 करोड़ 1 लाख, तो मैं 1,001 लाख बोल देता हूँ, 1,001 लाख, राइट। तो 10 करोड़ 1 लाख बोलता हूँ, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, 10 करोड़ 1 लाख। हाँ, इस पर आप करो 30%, प्लस करो भाई, अगर 10 करोड़ से ऊपर हो गया तो 12%, कितना आया 33 लाख, 1 सेकेंड, 336 लाख, 33,600, 336 लाख मतलब 3 करोड़ 36 लाख। और रही बात 1,000 लाख की, मतलब कि 10 करोड़ की, उस पर आप करो 30%, यह आया आपका 300 लाख, राइट। तो 336 लाख था और 300 लाख, तो जो 36,33,600, राइट, ये एक्सेस टैक्स है। और आपकी इनकम कितनी बढ़ी, 1 लाख से बढ़ी, तो देखा जाए तो इनकम तो आपकी 1 लाख से बढ़ी। अब देखो इसमें हमने गड़बड़ कर दी है क्या, जब 1,001 मतलब 10 करोड़ 1 लाख था तो आपने ये टैक्स निकाला, बाकायदा आपने ये टैक्स निकाला, पर जब 10 करोड़ होगा तो 10 करोड़ होगा तो हाँ 30 लाख माना, प्लस 7% भी तो करोगे आप ना, 32,10,000 करोगे आप, तब तो 7% रहेगा ना, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो 33 लाख, 1 सेकेंड, 32,10,000 नहीं, वो 321 लाख से, राइट, 321 लाख, राइट। तो 336 लाख, 33,600 माइनस 321 लाख, ये टोटल हमारा 153 लाख, सॉरी 15,33,600 से बढ़ा टैक्स, एक्सेस टैक्स है। पर इनकम तो 1 लाख से बढ़ी थी, तो ऐसे केस में 14,33,600 ये हमारा मार्जिनल रिलीफ है, मीन्स 336 लाख 33,600 में से आप माइनस करो ये 14,33,600, ये आपका आएगा 322 लाख, और इसमें आप 4% ऐड करो, इस तरीके से आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ये हो गया हमारा। फॉरेन कंपनी में भी 1 करोड़ 10 करोड़ का सिस्टम है, और उधर भी जो है उधर 2% और 5% है, जैसे 7 और 12% है, इधर 2% और 5% है, और उसके हिसाब से जो है मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। और फॉरेन कंपनी की बात करें तो डोमेस्टिक कंपनी में 25% और 30% हमारा पर्टिकुलर टैक्स रेट था, फॉरेन कंपनी में तो 40% है, और इसमें भी वो रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अगर वो एक एग्रीमेंट के तहत है और वो एग्रीमेंट भी इस पीरियड के बीच में होना चाहिए रॉयल्टी के लिए, और पर्टिकुलर पीरियड है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए, उधर तो इनफैक्ट 50% है, राइट। तो इस तरीके से इनका भी मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। अब आती है रिबेट।
रिबेट में पहले तो ये रिबेट बहुत बार चेंज हुई है, कभी 2000 हो गया, कभी 1500 हो गया, कभी 2500 हो गया, कभी 5000 हो गया, अब हो गया 12500। अब इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन सबसे पहले रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल को ही है, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को, रिबेट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को, और जिनकी इनकम 5 लाख तक है, राइट, जिनकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, राइट, तो 12500 का आपको रिबेट मिल जाएगा। इसमें भी ऐसा है कि जो जैसे हम सरचार्ज जोड़ते थे फिर हम मार्जिनल रिलीफ माइनस करते थे, इधर भी ऐसा ही है कि आप टैक्स निकाल लो, सरचार्ज तो इधर रहेगा नहीं, टैक्स निकाल लो, फिर रिबेट कैलकुलेट करो, रिबेट माइनस करने के बाद फिर उस पर सेस ऐड होगा, राइट। और ये जो सेस है वो भी 4% है। कुछ इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। अब देखो, संजय एज 30 ईयर्स, टोटल इनकम है इनकी 4,50,000, राइट। अब टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, ठीक है। 4,50,000 है तो 2.5 लाख तो कुछ नहीं, अगले 2 लाख पे पर्टिकुलर 5% है तो 10,000 हो जाएगा, और 10,000 12,500 विच एवर इज़ लोअर, राइट, तो रिबेट आपको मिल गया। फिर जो सेस की बात भी नहीं आएगी, पर हाँ इसमें इंपॉर्टेंट यही था ना कि जो सेस है वो बाद में कैलकुलेट होगा। फिर एक और है कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A वो अवेलेबल नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल, नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल 10% LTCG, राइट। जो 112A है ना, उस पर कभी रिबेट नहीं मिलता। मतलब आपकी छोटी सी इनकम है उसमें 112A भी आपका लग रहा है, पर उसमें फिर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। और फिर एक और पॉइंट ये था समझने का कि अलाउड बिफोर इज अलाउड बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स। तो हेल्थ और एजुकेशन सेस को ऐड करने के पहले अब कुछ ठीक है, कुछ केस लॉस थे, राइट। अब टेस्ट और नॉलेज आता है, समझते उसको, टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन सारे देखते हैं। 6 तो अराउंड क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं, राइट। और सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक भी कोई प्रैक्टिकल वाला नहीं है, सारे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ठीक है। तो मिस्टर भार्गव है लीडिंग एडवोकेट ऑन कॉर्पोरेट लॉ, बाकायदा वो एडवोकेट है। उन्होंने सोचा कि आप अपनी प्रैक्टिस रिड्यूस करते हैं और एक्सेप्ट ब्रीफ ऑनली फॉर पेइंग हिज टैक्सेस। तो ब्रीफ एक्सेप्ट करेंगे, अपनी प्रैक्टिस रिड्यूस कर दी, और चैरिटी भी करेंगे, वो जो फीस उनको ब्रीफ से मिलेगी। तो ही एग्री टू अपीयर टू डिफेंड वन कंपनी, कंपनी को उनको डिफेंड करना है, और 5 लाख और द कंडीशन, ठीक है। उसने बोला कि मैं डिफेंड करूँगा, पर एक कंडीशन ये है कि आप 5 लाख प्रोवाइड करोगे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को, जो मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, और उसने कंपनी को डिफेंड करा और कंपनी ने पे करा। अब उसने तो एक ट्रस्ट बना के रखा था और एक ट्रस्ट डीड भी एग्जीक्यूट करके रखी बाकायदा। अब मुझे बताओ कि क्या ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में आएगा? तो हाँ, ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में आएगा, क्योंकि ये डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, जो इम्पॉर्टेंट है। नो डाइवर्जन ऑफ मनी, सिंपल सी बात है। क्लाइंट ने तो कोई ट्रस्ट बनाया नहीं था, क्लाइंट ने ना तो उनको बोला था कि आप ट्रस्ट बनाओ, तो क्लाइंट ने ट्रस्ट नहीं बनाया, ना तो क्लाइंट ने ऐसी ऑब्लिगेशन बोली, राइट। आपने खुद ने ही बनाया है, और ये डाइवर्जन ऑफ मनी नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ मनी है। चलो, तो डाइवर्जन ऑफ इनकम, या तो उसको ऐसा बोलो पूरा, डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल मतलब कि मैंने डाइवर्ट करी इनकम, और उसका ओवरराइडिंग टाइटल है, तो फिर मेरी इनकम नहीं होती। चलो, XYZ ने एक रनिंग बिजनेस लिया ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर एक सेल डीड के थ्रू, और सेल डीड के थ्रू उसको ओवरराइडिंग चार्जेस पे करने हैं। क्या लिखा है? एज पर द सेल डीड, कि आप जो है 15,000 वाइफ को दे देना इन एडिशन टू सेल्स कंसिडरेशन। क्या से कि XYZ ने अपना टू कोड द रनिंग बिजनेस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, एक सोल प्रोप्राइटर से रनिंग बिजनेस लिया, और सोल प्रोप्राइटर को जब पैसे दिए तो एक सेल डीड के तहत XYZ को पे करना है 15,000 वाइफ को ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इन एडिशन टू सेल कंसिडरेशन। और सेल डीड में स्पेसिफिकली मेंशन है, इंपॉर्टेंट क्या स्पेसिफिकली मेंशन है कि अमाउंट वॉज चार्ज ऑन द नेट प्रॉफिट्स ऑफ XYZ। कि ये कंडीशन सेल डीड में अटैच है, तब भी जाके मैं जो है गोइंग कंसर्न आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जो ऑब्लिगेशन अटैच्ड है ये सेल डीड में, ये तक सबसे पहले बोला इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल डीड है, और ऑब्लिगेशन अटैच्ड है टू द वेरी सोर्स ऑफ इनकम। सेल डीड में ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन अटैच है टू द वेरी सोर्स ऑफ इनकम, एंड एसएससी कंपनी ने भी एक्सेप्ट करा है वो ऑब्लिगेशन को, तो ये डाइवर्जन ऑफ इनकम है, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं है।
मतलब समझ रहे हो कि यार ये एक ऑब्लिगेशन अगर डीड के थ्रू क्रिएट हो रही है, राइट, तो ठीक है, फिर वो डाइवर्जन ऑफ इनकम हो जाएगा, अदरवाइज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। फिर एक और है कि MKG पार्टनरशिप फर्म है, मिस्टर मोहन एंड हिज 3 मेजर सन, और पार्टनरशिप डीड देखो डीड में ही बोल के रखा है कि डेथ के बाद बिजनेस कंटिन्यू करेंगे सन्स एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन, और उसमें कंडीशन अटैच कर दी कि 20% प्रॉफिट मदर को देना। मोहन मर गया, राइट, उसके बेटे संभाल रहे। अब इन द प्रीवियस ईयर 2022 जो रिकन्स्टिट्यूटेड फॉर्म है उसने 1 लाख पे करे मदर को, और वो डिडक्शन क्लेम कर रहे। तो यही है ना, वो डाइवर्जन है। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल, कंडीशन अटैच टू वेरी सोर्स ऑफ इनकम। तो डीड का इंटीग्रल पार्ट है, ऑब्लिगेशन है जो अटैच है टू द वेरी सोर्स ऑफ इनकम। तो जब डाइवर्जन हो गया है तो वो मेरी इनकम नहीं है, उसमें से हटा दो। फिर एक और, आनंद वॉज द कर्ता ऑफ HUF, वो HUF का करता है, और वो मर गया, लिविंग बिहाइंड मेजर सन प्रेम। देखो प्रेम विडो है, राइट, ग्रैंड मदर और ब्रदर वाइफ, मतलब कि एक मेजर सन, देखो एक तो बड़ा बेटा उसका, आनंद की विडो, ग्रैंड मदर और ब्रदर वाइफ। क्या HUF अपना स्टेटस रिटेन करेगा? देखो ऐसा है कि HUF बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा मेल मेंबर का होना, ठीक है। तो अंदर द हिंदू सिस्टम ऑफ लॉ उनको ये बोल के रखा है कि जॉइंट फैमिली में अगर एक सिंगल मेल मेंबर है एंड द विडोज है, ठीक है, तो ये नहीं बोल के रखा है कि एटलीस्ट 2 मेल मेंबर होने चाहिए। देयरफॉर जो देखो प्रॉपर्टी ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली does not cease to belong to the family merely because family is represented by the single co-partner, right। तो प्रॉपर्टी है जॉइंट फैमिली की, तो वो सीज नहीं हो जाएगा, राइट, वो सीज नहीं हो जाएगा। ये नहीं बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली की नहीं है, राइट, बिकॉज की जो फैमिली है वो रिप्रेजेंट कर रही है बाय सिंगल को पार्टनर। तो HUF अपना स्टेटस अटेंड करेगी, क्योंकि ऐसा तो बोला ही नहीं कि सिंगल एक से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए, राइट। अब ये हुंडी वाला सिस्टम था, वो 69D वाला क्वेश्चन आ गया। वैसे इधर वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हम वो 69D वाले पोर्शन में देखेंगे जब हम वो करेंगे 69C एंड 69D। तो चलो एक बार फिर भी देख लेते हैं। हुंडी से कुछ बोरो करा 25,000 बियरर चेक से, फिर रिपे भी कर दिया इंटरेस्ट के साथ 30,000, राइट। पर जो बोरो करा है ना, जो पैसे बोरो करे वो इनकम मान लिया, क्या एक्शन सही है? अब देखो बोरो करा बियरर चेक से, पेमेंट किससे किया? अकाउंट पे चेक से। वो ये बोल रहा है कि आपने जो भी अमाउंट बोरो करा, ठीक है, आपने रीपे करा, अदरवाइज आपने अकाउंट पे ही चेक के अलावा रीपे करा। तो क्या बोला? अकाउंट पे ही चेक के अलावा रीपे करना। मैंने तो अकाउंट पे ही चेक से ही रीपे करा। अगर अकाउंट पे ही चेक के अलावा आप रीपे करते तो बोरोड और रीपेड, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपने अकाउंट पे चेक के अलावा कोई सा सीन यूज़ करा है तो ऐसे केस में वो इनकम हो जाएगा, डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन जो बोरो कर रहा है, जो रीपे कर रहा है। तो आपने बोरो करा था बियरर चेक से तो वो आपकी इनकम हो गई, पर रीपेमेंट अपने अकाउंट पे चेक से करा है तो वो इनकम नहीं होगी। नहीं, द सेम वुड नॉट हिट बाय द प्रोविजन 69D। तो क्या बोल के रखा था कि जो अमाउंट बोरो करके रखा, देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि एओ ने भी ये बोला कि जो आपने अमाउंट बोरो करके रखा हुआ है वो इनकम है, तो हाँ ठीक है, वो इनकम हो गई आपकी। और एक और पॉइंट था, ये भी 69C के ऊपर है कि एओ ने फाउंड किया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट उसने रेंट पे कराया इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस। अब 60,000 का रेंट पे किया, पेड रेंट, और बुक्स में डेबिट नहीं है, नॉट डेबिटेड इन दी बुक्स। तो देखो AO found that during the course of assessment it has paid rent in respect of business premises which was not debited in the books of account for the year ended 31 मार्च। और आपने रेंट पे करा पर बुक्स में डेबिट नहीं किया। द फर्म डिड नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ द पेमेंट। सबसे पहले तो इन्होंने बुक्स में डेबिट नहीं किया, फिर पता चल गया होगा और पूछा आपसे कि ये रेंट पे करने का पैसा कहाँ से आया, तो आप फर्म एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई है। तो एओ बोल रहा है कि आप एडिशन कर लो 60,000 का, राइट। फॉर द असेसमेंट 22-23 फर्म क्लेम दैट इवन इफ एडिशन इज मेड, फर्म क्लेम कर रहा है कि अगर आपने एडिशन करा, तो अगर आपने एडिशन, देखो मैंने तो बुक्स में नहीं बताया, पर अगर आप एडिशन कर रहे हो ये बताते हुए कि अनएक्सप्लेन्ड सोर्स है, आप उसको एडिशन कर रहे हो,
मतलब आप एक तरीके से ये बोल रहे हो कि ये सोर्स है, ये मेरी इनकम है, तो इनकम है तो फिर ये भी मैं बोल देता हूँ कि मैंने पेमेंट करा है, क्योंकि मैंने तो बुक्स में दिखाया नहीं था। देखो बुक्स में नहीं दिख रहा था, सब सही साइड है। अगर आप उसको बुक्स में लेकर आ रहे हो तो इनकम को बुक्स में लेकर आ रहे हो तो एक्सपेंडिचर को भी बुक्स में लेकर आ जाता हूँ, मैं भी अपना पेमेंट माइनस कर देता हूँ। तो फर्म क्लेम कि अगर आपने एडिशन करा है तो आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा बाय कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, क्योंकि उसने एक खर्चा तो किया है। अब जो क्लेम है वो टेनेबल नहीं है, राइट। तो जो एओ का एक्शन है, जो उसने एडिशन किया है 60,000 का, बीइंग द पेमेंट ऑफ रेंट, कि आपने रेंट पे करा है पर आपका सोर्स आपको पता नहीं है, राइट। तो शायद आपका 2 नंबर का पैसा था, राइट। आप सोर्स नहीं बता पा रहे हो तो 2 नंबर का पैसा था, हम तो इनकम ऐड कर रहे हैं, फर्म फेल हो गई, राइट। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है तो ऐड कर देंगे। अब आपने अगर सोर्स को ऐड करा, राइट, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिडक्शन ले लोगे। तो क्या लिखा है, द प्रोविजन टू सेक्शन 69C स्टेट्स दैट सच अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर विच इज डीम्ड टू बी द इनकम, वो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर डीम्ड टू बी द इनकम शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, उसको डिडक्शन जैसे नहीं मानेंगे, ये बोलते हुए कि आप तो बुक्स में लेकर आ रहे तो ये एक्सप्लेन्ड है, तो जो फर्म का क्लेम है वो टेनेबल नहीं है। तो ठीक है, इस तरीके से हमने बेसिक कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन कवर करे हैं और यहाँ पे हमने सरचार्ज जो रेट्स ये सारी चीज़ें हमने समझी, राइट। एक बार ब्रशअप करना पड़ेगा, एक बार इसको रिवाइज़ करना पड़ेगा फटाफट। तो एक छोटा सा वीडियो में इशू करूँगा जिसमें पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, राइट। और पूरा रिवीजन करने के साथ हमारा ये सारा पूरा पहला चैप्टर ओवर हुआ है। अगले चैप्टर्स को हम ऐसा करेंगे कि बहुत पुराना सर की जो बुक है उस बुक से हम एक बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन जो है स्टडी मटेरियल से देख लेंगे, कॉम्पैक्ट से देख लेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।